प्रिय विद्यार्थियों, मैं ललित जुएल आज आपको कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताएं को समझाऊंगा। इस पाठ की मुख्य बातों को हम विस्तार से समझेंगे और उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताएं, इस पाठ में पहला उपभाग आता है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और क्यों पड़ी, इसके पीछे का कारण समझने के लिए हमें देखना होगा कि पृथ्वी पर विविध प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी निवास करते हैं। मानव पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जीव है, किंतु प्रकृति ने मानव को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह वहाँ के संसाधनों को नष्ट करे। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन संसाधनों का सावधानी के साथ उपयोग करें। आज पर्यावरण असंतुलन विश्व की ज्वलंत समस्या है। प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए आम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। इस पाठ का सेकंड उपभाग है पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए आयोजित प्रबंधन को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से उपयोग हो रहा है। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव, वनस्पति, जीव जंतु व अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। भविष्य में मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखना है। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने हेतु परिवार नियोजन एवं संतति निरोधक उपायों का प्रयोग। जैव उर्वरक व वर्मी कंपोस्ट का कृषि में उपयोग। सौर ऊर्जा द्वारा धरती से जल का दोहन। खाना पकाने हेतु बायोगैस का प्रयोग। सिंचाई के लिए नियंत्रित बांधों और जल विभाजकों का निर्माण। पौधारोपण को प्रोत्साहन देना। फसल चक्र का पालन करना। वन्य जीवों, पौधों, पशुओं का संरक्षण एवं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का विकास। पक्षी एवं अन्य जीवों के शिकार पर रोक। प्लास्टिक के उपयोग पर रोक। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग। औद्योगिक अपशिष्ट एवं उत्पादन का पुनः चक्रण। उपभाग 3 में पर्यावरणीय प्रभाव या अनुमानक EIA, इसे संक्षिप्त शब्द में कहते हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे। मनुष्य द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन का परिणाम है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण और विघटन उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। यह मानव समाज के लिए अति भयावह है। अभी तक हम विकास की परियोजना तैयार करने में 3 उद्देश्यों का ध्यान देते थे। परियोजना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद हो, परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहारिक हो, यह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। अब हम तीसरे उद्देश्य पर ध्यान देने लगे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानक, जिसे EIA कहते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरण प्रभाव अनुमानक किसी भी परियोजना से होने वाली लाभकारी और नुकसानदेह प्रभावों का मूल्यांकन गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार से करता है। EIA का लक्ष्य इस बात का ध्यान रखना है कि पर्यावरण का विघटन कम से कम हो। यहाँ कारण है कि देश में किसी भी योजना का क्रियान्वयन करने से पहले इस बात की जांच होती है कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए किसी भी परियोजना को प्रारंभ करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। ये बातें निम्नलिखित हैं। पहला, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर प्रगति हो। दूसरा, पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे। तीसरा, प्रगति स्थायी हो ताकि वर्तमान
और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो सके। चौथा, पर्यावरण को विघटन से बचाया जा सके। पांचवा, विकास की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण अस्त्र के समान हो। EIA के जो तत्व हैं उनमें पहला, भूमि का प्रभाव जैसे विघटन आदि। दूसरा, भूकंप की संभावनाएं। तीसरा, धरातली एवं भूगर्भीय जल, मिट्टी, वायु की गुणवत्ता। चौथा, पौधे एवं वन्य जीवों की खतरे में पड़ी किस्मों की जानकारी। पांचवा, शोर प्रदूषण की स्थितियों का आकलन। छठा, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सातवां, चक्रण पद्धति से कचरे में कमी आने की संभावनाओं का आकलन। आठवां, अवशिष्ट व बचे पदार्थों का पर्याप्त उपयोग। नवा, जोखिम विश्लेषण व आपदा प्रबंधन। पर्यावरणीय प्रभाव के निर्धारण की विधियां, ये भी 3 स्तरों पर होती है: प्रारंभिक जांच, तीव्र प्रभाव निर्धारण, विस्तृत प्रभाव निर्धारण। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी विकास परियोजना के प्रारंभ करने के पूर्व प्रारंभिक जांच होती है कि परियोजना किस प्रकार का पर्यावरणीय नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। यदि ऐसा लगता है तो तीव्र प्रभाव निर्धारण की मदद ली जाती है, जिससे यह जानने की कोशिश की जाती है कि परियोजना में क्या लाभ हो सकते हैं। इसके बाद विस्तृत प्रभाव निर्धारण होता है। इससे परियोजना के आलोचनात्मक बिंदुओं का अध्ययन हो जाता है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सरकार परियोजना को रोक भी सकती है। भारत में यह काम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रिय छात्रों, परीक्षा में मुख्य रूप से कुछ टिप्पणियां इस पाठ से पूछी जाती है, जिसमें एक है चिपको आंदोलन। यह एक ऐसा आंदोलन है जो भारत में प्रारंभ हुआ और विदेशों में इस अति लोकप्रिय हुआ और आज भी इस आंदोलन की अपनी पर्यावरण के क्षेत्र में महत्ता है। इसे हम समझेंगे। चिपको आंदोलन संसाधनों के संरक्षण का एक कारगर उपाय है। यह केवल वृक्षों को बचाने का उपाय नहीं, बल्कि भूमि नीति में आमूल परिवर्तन की मांग का आधार भी है। इस आंदोलन ने पर्यावरण के प्रति जन चेतना की समझ विकसित की। वर्ष 1974 की बात है। इलाहाबाद की खेल का सामान बनाने वाली कंपनी साइमंड को चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका सरकार ने दिया। इस प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी का उपयोग कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है। इस वृक्ष की लकड़ी को सरकार ने स्थानीय जनता के उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया। चमोली जिले की सैकड़ों एकड़ वन क्षेत्र भूमि की नीलामी के निर्णय की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो आक्रोश उत्पन्न हो गया। वन विभाग ने यहाँ के लोगों को युद्ध काल में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को लेकर मुआवजा लेने के लिए चमोली बुलाया। इधर रेणी गांव के पुरुष चमोली गए, उधर गांव में वनकर्मी और ठेकेदार के लोग वृक्ष काटने पहुंच गए। एक साधारण महिला गोरा देवी ने श्रमिकों को वृक्ष काटने से रोका और वह गांव के हर घर गई तथा महिलाओं और युवतियों को विरोध के लिए एकत्रित किया। मुरारी लाल एवं गोरा देवी के साथ 27 महिलाओं युवतियों ने पेड़ से चिपककर कहा कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। बंदूक के भय से भी वे नहीं डरे। इसके बाद इन्होंने जंगल में प्रवेश का एकमात्र पुल भी तोड़ दिया। 26 मार्च 1974 को इस घटना के बाद रेणी गांव चिपको आंदोलन का कर्मक्षेत्र बन गया। यहीं से उत्तराखंड के वनों को बचाने के लिए नई दिशा मिली। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसी से प्रेरणा लेकर 2800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। सरकार ने इस ठेके को निरस्त किया और ठेकेदारी की प्रथा को भी बंद कर दिया। इसके बाद एक टिप्पणी आती है साइलेंट वैली पर। यह केरल राज्य का एक छोटा सा वन क्षेत्र है। पश्चिमी घाट पर नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम घाट पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 90 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण यह जनसंख्या विहीन है। यहाँ दुर्लभ मूल्यवान वनस्पति जंतुओं का भंडार है। कुंती पूजा नदी यहाँ बीच में से होकर गुजरती है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने कुंती पूजा नदी पर बांध बनाकर बिजली पैदा करने की योजना बनाई। इस योजना का प्रारंभ से ही विरोध शुरू हो गया। केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने केरल सरकार को बांध बनाने पर पुनर्विचार करने को कहा। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि साइलेंट वैली विशिष्ट वनस्पतियों जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है। यहाँ भूमध्य रेखीय वर्षावन बिना मानवीय हस्तक्षेप के ही सुरक्षित हैं।
एमजी के मेनन की अध्यक्षता में गठित समिति ने बांध नहीं बनाने की सिफारिश की। वर्ष 1985 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। अब हम सीएनजी के बारे में समझेंगे। सीएनजी से तात्पर्य है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी तरल संपीड़ित गैस। यह एक सस्ता, अच्छा, कम प्रदूषण फैलाने वाला ऊर्जा का संसाधन है जो वाहनों के लिए उपयोगी है। गैस डीजल की अपेक्षा यह अधिक सस्ता और कम प्रदूषण फैलाने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली परिक्षेत्र में चलने वाले सभी लोक परिवहन के साधनों में इनके उपयोग के निर्देश दिए थे। दिल्ली की यातायात बस व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी सीएनजी से चलने वाली यातायात व्यवस्था बन गई है। इसके उपयोग से दिल्ली के वायु प्रदूषण में भी कमी आई है। इसका अन्य राज्यों में भी उपयोग हो रहा है। अब यह अपने उज्जैन शहर में भी ऑटो रिक्शा और कार में उपयोग में आ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर भाग 2 में मैं आपको समझाऊंगा। आप उसे फेयर कॉपी में लिखकर घर पर याद करें ताकि टेस्ट में और परीक्षा में काम आ सके।